वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम 2020 का हुआ था उसी का प्रेसी के पैसेज के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मेरी बुक जो है वो रिलीज़ हो रही है 30 अप्रैल को और इस पर काफ़ी क्वेरीज आ रही है और सबसे ज़्यादा जो क्वेरी है वो ये है कि स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बुक में करंट मिलेगा कि नहीं। तो इस बुक में कोई भी करंट नहीं मिलेगा। इस बुक में ऐसे 128 ऐसे क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं, 40 रिपोर्ट्स विद आंसर्स, 40 आर्गुमेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, मगर ये कोई भी करंट नहीं है। ये जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिपोर्ट क्वेश्चंस हैं और आर्गुमेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम मेरे 2019 के टेस्ट पेपर्स और 2020 के टेस्ट पेपर्स के हैं, तो ऑब्वियसली करंट नहीं होगा। और इसमें 2019 और 2018 और 2020 के ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट क्वेश्चंस के सल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको बुक में, मगर करंट नहीं मिलेगा। करंट के लिए टेलीग्राम क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को दिया है, टेलीग्राम में जो राइटिंग कोर्स चल रहा है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस, रिपोर्ट क्वेश्चंस, वो मैंने सारे आप लोगों को दे दिए, अपलोड कर दिया है। आप लोग देख लेना, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा 2021 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको वीडियोज़ दिखेंगे, टेलीग्राम रिपोर्ट क्वेश्चंस, टेलीग्राम आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन, टेलीग्राम ऐसे क्वेश्चंस, और ये सारे करंट हैं। इसके अलावा टेस्ट पेपर्स जो मैं रिलीज़ करूँगी 20 अप्रैल से, वो सारे करंट होंगे। ओके, तो बुक में करंट नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। अब चलिए हम प्रेसी में आते हैं। तो जब भी आपको प्रेसी आप अटेम्प्ट करते हो एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस के लिए भी आप अटेम्प्ट करते हो, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसी का इंस्ट्रक्शन चेंज होता है। कभी बोलते हैं टाइटल सजेस्ट करने, कभी बोलते हैं नहीं करने, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रेसी का मतलब समराइज करना, राइट। तो पैसेज में जितने भी वर्ड्स हैं, हमेशा वर्ड्स दिए रहते हैं लास्ट में, यहाँ पर मैं देना भूल गई, मगर हमेशा प्रेसी में आप देखोगे क्वेश्चन जब पेपर में हमेशा लास्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स दिए रहते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो नंबर ऑफ वर्ड्स है 300 के आसपास है इस बार, तो हमेशा वो नंबर ऑफ वर्ड्स दिए रहते हैं, तो आपको उस नंबर ऑफ वर्ड्स का 1/3 करना है और फिर प्रेसी लिखना है। फिर लिखा है डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, तो आप टाइटल सजेस्ट नहीं करोगे, आपको प्रेसी शीट मिलती है, उसमें टॉप में एक बॉक्स बना रहता है टाइटल के लिए, उसमें टाइटल नहीं लिखोगे। वो एग्जामिनर देखता है कि भाई आपने टाइटल लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिख दिया है इंस्ट्रक्शन में डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल और लिख दिया है टाइटल, तो ऑब्वियसली आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हो, इंस्ट्रक्शन फॉलो भी नहीं करते हो और बहुत केयरलेस हो, इनडिसिप्लिन्ड हो। ये सब उसको एग्जामिनर को पता चल जाएगा और उसका एक इम्प्रेशन जो है, एक बैड इम्प्रेशन बनेगा आपके लिए और उसको लगेगा कि हाँ आपको आप में वो काबिलियत नहीं है ऑफिसर बनने की। इसलिए प्रेसी का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर लिखा है राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, लिखा है एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके। इसका साफ मतलब है कि आप अगर प्रेसी जो पैसेज है उसके लाइंस पे आप लिफ्ट कर सकते हो। और यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सोचते हैं कि नहीं मैं अपने शब्दों में लिखूंगा, और अपने शब्दों में लिखते हैं तो प्रेसी का जो पैसेज दिया है उसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, इसलिए बहुत रिस्की है अपने शब्दों में लिखना। फिर लिखा है द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेसी फॉर्मेट, तो ऑब्वियसली जो प्रेसी शीट दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में उसी में आपको प्रेसी लिखना पड़ता है। बॉक्स है, उसमें एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड है। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे आपको दिखेगा CAPF IAS प्रेसी, उसमें 3 वीडियो से ज़रूर से देखना, बेसिक रूल, एडवांस रूल और प्रेसी शीट। अच्छा, फोरमोस्ट रूल है प्रेसी का लिखने का, वो ये है कि जब आप लोग पैसेज का प्रेसी लिखते हो, उसको समराइज करते हो, तो आप पैसेज की मीनिंग को चेंज नहीं करोगे और राइटर का जो ओपिनियन है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं लिखोगे। तीसरा, अपना ओपिनियन अपने पास रखोगे, अपना ओपिनियन आपको प्रेसी में डालना नहीं है। चौथा, जो पूरा का पूरा पैसेज का क्रक्स है, निचोड़ है, जिस्ट है, उसको आपको अपने जब जो समराइज करोगे उसके वेरी फर्स्ट लाइन में लेकर आना है। समझ में आ गई बात? यानी जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको पता चलता है अच्छा पैसेज का एसेंस ये है, तो वो एसेंस को ही आपको अपने प्रेसी में
फर्स्ट लाइन में लेकर आना है। अगर आप फर्स्ट लाइन में नहीं लेकर आओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा आपको प्रेसी फिर आपको पैसेज फिर समझ में नहीं आया, उसको ऐसा ही फील होगा। और अगर आप एग्जामिनर को ये बताना चाहते हो कि देखिए मुझे ना बहुत अच्छे से पैसेज समझ में आ गया और पैसेज का एसेंस है उसको मैंने ग्रैस्प कर लिया है, और वो वेरी फर्स्ट लाइन में अगर आपने एग्जामिनर को बता दिया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और वो आगे बस एक ग्लांस देगा, बहुत अच्छे से भी नहीं पढ़ेगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, इसीलिए आपको एसेंस जो है वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ योर प्रेसी में मेंशन करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम जैसे शुरू हुआ, जैसे ये जो पैसेज शुरू हुआ फॉर गांधी रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन वर रिलेटेड, तो ऐसा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जहाँ जैसे शुरू हुआ है तो वैसे ही शुरू करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें पैसेज बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे में मिलते हैं, पैसेज में जो पीसेज ऑफ कंटेंट है वो स्कैटर्ड रहते हैं, तो आपका काम है जब आप समराइज करते हो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना। तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट लाइन है अगर आप उसको लास्ट लाइन में रखना पड़े तो वेल एंड गुड, रखो फिर, और जो बीच वाला लाइन है आपको उसको उठाकर फर्स्ट लाइन में रखना है तो वैसे रख दो, मगर आपका ऑर्गेनाइज्ड लुक होना चाहिए, आपकी प्रेसी का वेल कनेक्टेड लुक होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब प्रेसी बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट जितने भी सेक्शंस हैं एस्से रिपोर्ट में, तो प्रेसी को मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग और लीस्ट स्कोरिंग माना जाता है। अगर आप देखोगे तो एस्से 80 मार्क्स का है, रिपोर्ट आपका 20 मार्क्स का है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 20 मार्क्स का है, आर्ग्यूमेंट 40 मार्क्स के हैं, ग्रामर 25 मार्क्स का है, मगर प्रेसी 15, तो उसका मार्क्स का वेटेज प्रेसी का कम है अगर बाकी से कंपेयर करें तो, और अगर बाकी से कंपेयर करें सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है। ऐसे तो खैर 6 ऐसे लिख रहे हैं तो वो तो टाइम लेगा ही 1 घंटा, मगर प्रेसी जो है वो आधा घंटा लेता ही लेता है। तो अब वो स्टूडेंट्स के स्किल पर भी डिपेंड करता है, कोई बहुत अच्छे बहुत स्किलफुल है प्रेसी लिखने में तो वो जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, वरना एक नॉर्मल में मैं बोलूँ तो 30 मिनट्स लेता ही लेता है। रीज़न ये है जब हम प्रेसी लिखना शुरू करते हैं, एक्चुअली हमें प्रेसी लिखना तुरंत तो शुरू करना नहीं है, सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ना है। पैसेज में आपको जब आप फर्स्ट रीडिंग लगाते हो, एक्चुअली आपको 3 रीडिंग्स लगाने हैं, तो जो फर्स्ट रीडिंग होता है आपको ये देखना है कि पूरे पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है, की वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है थ्रू आउट द पैसेज, सबसे पहले आपको ये देखना है। अब फर्स्ट रीडिंग में सबसे पहले ये देखोगे, आप लोग क्या करते हो फर्स्ट रीडिंग में सारे इंफॉर्मेशन को असेंबल करने की कोशिश करते हो अपने दिमाग में, तो ये गलत अप्रोच है। हम लोग कोई कंप्यूटर नहीं है जो एक बार में पढ़कर हम सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने दिमाग में बैठाएं, फिर उसको सिंथेसाइज करें, एनालाइज करें, ये सब हम नहीं कर सकते एक बार में। तो फर्स्ट रीडिंग आप लगाओगे, फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर लिया है, तो आप देखोगे टॉलरेशन, टॉलरेट, टॉलरेट, यहाँ टॉलरेशन, यहाँ टॉलरेट, यहाँ टॉलरेशन, आप देख रहे हो बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज टॉलरेट। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो पैसेज है एक वर्ड के बारे में बता रहा है, वो है टॉलरेंस या टॉलरेट, राइट। तो इससे आपको पूरे पैसेज का टॉपिक समझ में आ गया। तो फर्स्ट रीडिंग में you have to identify the topic of the passage, and how you are going to identify, you will find out which keyword is being repeated many number of times in the passage. तो ये हाई काउंट वर्ड है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो वर्ड रिपीट हो रहा है ये टॉपिक बन गया। उसके बाद अब टॉलरेंस के बारे में क्या बात हो रही है, अब ये पता लगाना है, तो आप ये सेकेंड रीडिंग में पता लगा सकते हो। अब जो स्किलफुल है वो फर्स्ट रीडिंग में ही बता सकते हैं कि टॉपिक क्या है, उसके बारे में क्या बात हो रही है। जिसकी रीडिंग स्लो है, अंडरस्टैंडिंग स्लो है, बहुत जल्दी से नहीं समझ में आता है, तो उसको सेकेंड रीडिंग करनी होगी। सेकेंड रीडिंग में आपको ये बताना है कि राइटर टॉलरेंस के बारे में क्या बात कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि एक तो गांधी, अगर आप देखोगे तो गांधी जी का जो व्यू पॉइंट है अबाउट टॉलरेंस, उसके बारे में बात हुई है, क्योंकि देखो यहाँ पर गांधी है और भी कहीं जगह है, देखिए आप देखिए यहाँ पर भी गांधी है, राइट, इधर पे भी गांधी।
तो गांधी जी का क्या व्यू पॉइंट है टॉलरेंस के ऊपर, ये बात हो रही है। और एक चीज़ है, अगर आप देखोगे हेट बेस्ड टॉलरेंस और लव बेस्ड टॉलरेंस, यानी यहाँ पर दो टाइप का टॉलरेंस बताया गया है, हेट बेस्ड एंड लव बेस्ड। फाइन, ये पता चल गया आपको। अब सेकेंड रीडिंग में आपको ये भी बताना है कि राइटर का क्या ओपिनियन है। तो इसमें एज सच राइटर अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, राइटर गांधी जी का ओपिनियन दे रहा है। और इट सीम्स कि राइटर गांधी जी के फेवर में बात कर रहा है। दिस गांधी जी बिलीव्ड बाइंड अस टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ऑफ लास्टिंग अफेक्शन, पॉजिटिव चीज़ है, तो गांधी जी के फेवर में राइटर बात कर रहा है। फाइन, तो हमने फर्स्ट रीडिंग में टॉपिक पहचान लिया। दिस इज द स्टेप यू हैव टू गो थ्रू while attempting the प्रेसी। तो फर्स्ट रीडिंग में आपने पता लगा लिया कि टॉपिक ऑफ द पैसेज क्या है। सेकेंड रीडिंग में यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब थर्ड रीडिंग में यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। थर्ड रीडिंग में आपको शुरुआत कर देनी है लिखने की। तो मैंने कहा था जो शुरुआत होगी प्रेसी की, जो स्टार्टिंग लाइन होगी, वो एसेंस ऑफ द पैसेज से होगी। तो एसेंस क्या है, गांधी जी के बारे में है पूरा पैसेज, गांधी जी के बिलीफ के बारे में बात कर रहा है कि उनका बिलीफ क्या है टॉलरेंस के बारे में। तो गांधी जी बिलीव्ड इन लव बेस्ड कंसेप्शन ऑफ टॉलरेंस, ये है एसेंस पैसेज का, जो मैंने वेरी फर्स्ट लाइन में डाल दिया। राइट, अब इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ हेट बेस्ड टॉलरेंस है, इसका डेफिनेशन है। राइट, एक तो टॉलरेंस का डेफिनेशन है यहाँ, फिर हेट बेस्ड टॉलरेंस का डेफिनेशन है, और फिर आप देखोगे लव बेस्ड टॉलरेंस का भी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। ओके, तो इट मीन्स, अब लव बेस्ड टॉलरेंस का क्या मतलब है, इट मीन्स टॉलरेटिंग डिसअग्रीएबल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पर्सन और ग्रुप्स बिकॉज दे आर आवर फेलो सिटीजन्स एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट देम एंड देयर प्रैक्टिसेस। अब देखिए, मैंने अपने शब्द नहीं यूज़ किए हैं, मैंने सारा लिफ्ट किया, मगर लिफ्ट करने में भी पैसेज से मैंने थोड़ी सी अक्ल दिखाई है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर फेलो सिटीजन्स है, रिस्पेक्ट देम, देयर प्रैक्टिसेस, ये सारा मैंने पैसेज से लिया है। अगर आप देखोगे कहीं पे फेलो सिटीजन्स है, ये रहा, तो मैंने फेलो सिटीजन्स ये वर्ड मैंने ले लिया, और फिर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ये वाला भी वर्ड ले लिया, डिसअग्रीएबल ये भी वर्ड ले लिया। ओके, तो आप देखोगे कि मैंने लिफ्ट किया, मगर एंटायर लाइन्स ने लिफ्ट करके मैंने कीवर्ड लिफ्ट कर लिया है, और इस कीवर्ड से मैंने अपने सेंटेंस फ्रेम कर लिए। इट मीन्स टॉलरेटिंग डिसअग्रीएबल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बिकॉज दे आर फेलो सिटीजन्स। फिर इस टॉलरेंस को गांधी जी ने कैसे एक्सप्लेन किया, एनालॉजी से। तो वो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, एग्जाम्पल से। तो यहाँ मैंने लिया है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स जो हैं, चिल्ड्रन के कुछ प्रैक्टिसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो अनडिज़ायरेबल होते हैं और पेरेंट्स को वो समझ नहीं आते हैं, पसंद नहीं आते, मगर उसको टॉलरेट करते हैं क्योंकि पेरेंट्स हैव गॉट लव फॉर देयर चिल्ड्रन। तो यही वाला मैंने ले लिया। यहाँ पर आप देखिए पेरेंट्स का बताया, पेरेंट्स ऑफन पुट अप विद द ब्लेमिशेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। ब्लेमिशेस जो वर्ड है वो मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने क्या किया है कि अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ यूज़ कर लिया ब्लेमिशेस की वजह से, के बदले of their children which they would not suffer in others. We choose to overlook a fault in our spouse, lover or close friend that we would not excuse in others. We might endure differences with fellow citizens because we value fraternity. तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिख दिया है कि such love-based tolerance recognizes the fact that all of us have God within us and hence we are brothers. ये वाली जो चीज़ है God within us and hence we are brothers, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ से ली है। यानी इस पैसेज में 2 पैराग्राफ है, तो लास्ट पैराग्राफ का ऑलमोस्ट लास्ट लाइन मैंने यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया। तो ये लव बेस्ड टॉलरेंस रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट दैट ऑल ऑफ अस हैव गॉड विद इन अस एंड हेंस वी आर ब्रदर्स। तो इस फ्रेटर्निटी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद गांधी जी डिडंट बिलीव इन हेट बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस। तो अब मैं लव बेस्ड टॉलरेंस के बारे में मैंने पूरा बता दिया, अब मैं हेट बेस्ड टॉलरेंस के बारे में बता रही हूँ। अब इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने ये डेफिनेशन भी ले लिया। वेयर बाय वी हेट बट एंड्योर अदर्स रेप्रिहेंसिबल एक्टिविटीज़। तो जो एक्टिविटीज़ हमें पसंद नहीं है उनको हम हेट करते हैं मगर टॉलरेट भी करते हैं। सच टॉलरेंस इज टोटली डिसअग्रीएबल टू हिम। हिम कौन है? गांधी जी। बिकॉज इट डिमांड्स एलिमिनेशन ऑफ प्लुरैलिटी। अब ये जो एलिमिनेशन ऑफ प्लुरैलिटी है ये कहाँ पर है? ये रहा।
गांधी जी को ये टॉलरेंस क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये जो टॉलरेंस है ये प्लुरलिटी को एलिमिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर गांधी जी ऑन द अदर हैंड बिलीव्ड इन टॉलरेंस ऑफ प्लूरलिज्म। अब यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि प्लूरलिज्म जो हमारी सोसाइटी में, उसको हमें टॉलरेट करना है, एक्सेप्ट करना है, बाय एक्सेप्टिंग ऑल रैडिकल अदर्स एज इक्वली सिग्निफिकेंट बिकॉज दे वेरियसली मैनिफेस्ट वन सुप्रीम बीइंग। तो यहाँ पर लिखा है टॉलरेंस ऑफ प्लूरलिज्म विथ लव एंड रिस्पेक्ट, कि हमें प्लूरलिज्म को एलिमिनेट नहीं करना है बट उसको टॉलरेट करना विथ लव एंड रिस्पेक्ट। जैसे हम बच्चों के जो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ है उसको हम टॉलरेट करते हैं विथ लव, वैसे ही such tolerance according to Gandhi ji would bind us together in a relationship of lasting affection। ये वाला जो लाइन है, ये लाइन मैंने पूरा का पूरा ले लिया है यहाँ पर, और ये 130 वर्ड्स में है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने प्रेसी बनाई है। ऑब्वियसली बात है कि इसमें लव बेस्ड टॉलरेंस के बारे में बात हो रही है जिसको गांधी जी फॉलो करते हैं, उसका मतलब बता दिया है, और हेट बेस्ड टॉलरेंस है उसका मतलब बताया, और उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी शॉर्टकमिंग क्या है। उसकी शॉर्टकमिंग है कि प्लूरलिज्म को एलिमिनेट करना, मगर लव बेस्ड टॉलरेंस में प्लूरलिज्म को हम एक्सेप्ट करते हैं विद लव एंड रिस्पेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच।